तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल शुरू किया था। और प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग उसके स्ट्रक्चर को और उसके बाद सेल एनवेलप को एंड देन डीएनए को कवर कर चुके थे। अब हम लोग आज डीएनए से आगे बढ़ेंगे। तो डीएनए के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो है साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में की अगर बात करें, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, या हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेनुलर है, इसमें ग्रेन्यूल्स देखे जाते हैं। और ये क्रिस्टलाइन कोलोइडल कॉम्प्लेक्स है जो कि बनता है प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से। तो यदि जो साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें देखी जाएंगी। एक तो इसके अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म देखा जाएगा और प्लस इसके अंदर आपका डीएनए देखा जाएगा। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज ग्रेनुलर ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन कोलोइडल कॉम्प्लेक्स। और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में आपको एक तो मिलता है प्रोटोप्लाज्म और प्लस मिलता है डीएनए। ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्म कंटेन साइटोप्लाज्म कंटेन सबसे पहली चीज मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज। इसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे वो सारे मेम्ब्रेन लेस होंगे, उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो सैप वैक्यूल हैं वो इसमें नहीं होते हैं, बट इसके अंदर गैस वैक्यूल देखे जाते हैं। तो दे डू नॉट हैव सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल का मतलब है फूड वाले वैक्यूल, जिसके अंदर क्या देखा जाएगा, वाटर देखा जाए प्लस कुछ मिनरल्स देखे जाएं। तो सैप वैक्यूल नहीं होते इसके अंदर, बट दे हैव गैस वैक्यूल। इनमें गैस वैक्यूल देखे जाते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स देखे जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट बट दे हैव क्रोमेटोफोर्स। इनमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम यदि साइटोप्लाज्म के बाद आगे बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज देखे जा रहे हैं बैक्टीरिया में, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनेलीज इन प्रोकैरियोटिक सेल। और ऑर्गेनेली में सबसे पहला जो है वो है राइबोसोम। सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम की। तो ये जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम है, इसकी यदि बात करें तो ये होता है 70S टाइप। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप होता है। राइबोसोम का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चरली राइबोसोम किसका बना हुआ है? प्रोटीन। तो दे आर, हाँ हाँ,
ठीक है, इतना एकदम चिल्लम चिल्ली ना करें। दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चरली ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है कि इसके अंदर प्रोटीन है प्लस आरएनए है। इसका मतलब इसके पास क्या है, आरएनए रहेगा और प्रोटीन रहेगा। और आरएनए कौन सा होगा, इसमें होगा आरएनए। तो इनका बना हुआ है आपका राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम कैसा है, इट इज मेम्ब्रेन लेस। ये कहता है, ये है मेम्ब्रेन लेस है। इसके अलावा जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है, मूव करता रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीसोसोम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इन प्रोकैरियोट it is dispersed in cytoplasm and attached with प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है एंड मीसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और मीसोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। और जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम है वो कैसा है, ये है 70S टाइप। इट इज 70S टाइप। ठीक है, 70S टाइप का है ये। अब ये 70S टाइप का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे समझ लेते हैं। ये नोट कर लिए होंगे आप सभी ने पॉइंट। ओके, यस सर। ओके, डन। अब देखिए, जैसे हमने बात करी कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम जो है ये है 70S टाइप। तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट है इसमें। एक है आपकी लार्जर सब यूनिट जो कि है 50S। 50S और दूसरी है स्मॉलर सब यूनिट और ये जो है कितनी होगी, 30S। इट इज 30S। ठीक है, और जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा 70S। यहाँ पर S का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट दी सेडिमेंटेशन रेट। ये इसके सेडिमेंटेशन रेट को बताएगा कि किस रेट से ये सेटल डाउन होगा। तो जैसे ना इसकी हम 2 सबमिट बना के दिखाते हैं आपको। ये 50 और 30 70 कैसे हो गया, देखो। जैसे ये हुई लार्जर सब यूनिट, ये हो गई लार्जर 50S और इसके साथ ये अटैच हो गया स्मॉलर
30s, स्मॉलर 30s। तो इसमें होता क्या है, जो इसका 10 पार्ट है ना वो इसके साथ ऐसे मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो 10 पार्ट ऐसे मर्ज हो गया है, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा है कितना 50, और ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये है 30, और ये वाला जो है इतना जो ऐसे मिक्स हो गया है, ये है 10। तो ये अगर टोटल देखोगे आप तो कितना रह जाएगा, टोटल हो गया ये 70 है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो राइबोसोम है वो 70s टाइप होता है। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन है प्रोटीन राइबोसोम सिंथेसिस। का वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो फंक्शन होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, और क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद एक टर्म आती है आपके पास पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। एक टर्म आती है पॉलीसोम, ये बहुत पूछी जाती है, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको ना डायग्राम से समझते हैं हम लोग। जैसे ये है हमारा mRNA, डीएनए से जो आरएनए बनेगा mRNA हो गया, जो कि प्रोटीन बनाता है आगे। तो ये हो गया हमारा mRNA। इस mRNA के ऊपर राइबोसोम अटैच हो जाएंगे। तो जब mRNA के ऊपर 4 या उससे ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाएं, जैसे एक हो गया ये राइबोसोम, एक राइबोसोम हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। जब किसी mRNA के ऊपर 4 या उससे ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाएं, तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। और ये जो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम है ये बनता क्यों है, ये तब बनता है जब एक ही तरह के बहुत सारे प्रोटीन बनाने हैं, एक ही तरह के कई सारे प्रोटीन की जब रिक्वायरमेंट है तब हमारा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या है, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन को भी लिख देते हैं। व्हेन 4 or more ribosome attached with mRNA, then this structure is called polysome या पॉलीराइबोसोम। तो इसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्यों बनता है, तो ये कब बनेगा, दे आर फॉर्म्ड व्हेन, ये कब बनता है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन many copies of same protein are required। जब एक ही तरह के प्रोटीन की कई सारी कॉपी की जरूरत है तब ये बनेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखा जाता है, ये सिर्फ देखा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ओनली फाउंड इन
प्रोकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता। तो हमने एक पहले ऑर्गेनेली को कवर कर लिया जो कि है हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम के बाद हम दूसरे ऑर्गेनेली की तरफ चलेंगे और वो है हमारा क्रोमैटोफोर्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। जैसे हमारे पास आता है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें जो पिगमेंट है वो है क्रोमैटोफोर्स। तो इसको रब कर देते हैं और फिर समझते हैं हम लोग क्रोमैटोफोर्स को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्रोमैटोफोर्स की यदि बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर देखे जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको एक नाम और दिया गया है, दिस इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर उसको उसी को बोलते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर ये आपके क्रोमैटोफोर्स देखे जाते हैं। क्रोमैटोफोर्स की अगर बात करें, ये क्या करते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन बना लेते हैं और इनको हम लोग क्लोरोसोम भी कहते हैं। जैसे मैं एक बैक्टीरिया की सेल बनाता हूँ, ये सपोज करिए कोई एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में इंटरनल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी ऐसे, इस तरीके से ये इंटरनल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है। और इसमें ये कलरिंग पिगमेंट देखे जा रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो जो इंटरनल मेम्ब्रेन से कलरिंग पिगमेंट्स बने हैं ये कहलाते हैं क्लोरोसोम या फिर क्रोमैटोफोर। इन्हें बोलते हैं हम लोग क्रोमैटोफोर्स, या इनका एक नाम और है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोसोम। और देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है फंक्शन क्या है, वो हमने पहले ही लिख लिया, फोटोसिंथेसिस। यदि जो ग्रीन बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, तो उनके अंदर ये प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखा जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसमें हम लिख देते हैं दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब ना इसके लिए ना एक आपसे एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, समझ में तो हमको आई गया ये स्टेटमेंट कई बार आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। इन ग्रीन बैक्टीरिया they are covered by
ए नॉन यूनिट non-lipid proteinaceous membrane। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया के अंदर, यह स्टेटमेंट दे देगा the structure which is covered by non-unit non-lipid proteinaceous membrane is ठीक है, उसमें फिर आपको बताना होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा आपको, उसमें एक रहेगा क्रोमेटोफोर, आप आंसर करेंगे क्रोमेटोफोर। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना बैक्टीरिया के अंदर, वो लिपिड की नहीं बनी हुई और यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। यूनिट का मतलब है कि वो डिफाइन मेम्ब्रेन नहीं है, एक प्रोटीन की बनी हुई थिन लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखे जा रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोफोर। तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर के बाद जो थर्ड ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करेंगे, नंबर 3, क्रोमेटोफोर के बाद हमारे पास में आता है इनकल्जेंस बॉडी या सेल इनकल्जेंस। सेल इनकल्जेंस ये क्या होते हैं? सेल इनकल्जन की बात करें तो ये ना नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में देखे जा रहे हैं। दे आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग सेल इनकल्जन। और ये क्या क्या हो सकते हैं? सेल इनकल्जन के एग्जांपल देखोगे यदि, तो इसमें आपके पास हो सकता है साइनोफाइसिन हो सकता है, साइनोफाइसिन स्टार्च, साइनोफाइसिन स्टार्च हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं, इसमें वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, और ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली जो हमारी इनकल्जन बॉडी है वो 3 है। एक है आपका गैस वैक्यूल, दूसरा है आपका फूड रिजर्व, और तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक इनकल्जन। तो यदि इसके टाइप देखें तो हम ये बोल सकते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप। 3 तरह के हो सकते हैं मेनली, जिसमें सबसे पहला है गैस वैक्यूल। अब देखो, गैस वैक्यूल की यदि बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है इनके अंदर क्या स्टोर रहेगा, इनके अंदर गैसेज स्टोर रहती हैं। दे स्टोर गैसेस, ये गैस को स्टोर करते हैं, और ये किन में देखे जाते हैं? बैक्टीरिया फाउंड इन, हाँ, साइनोबैक्टीरिया में देखा जाता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर, इसके अलावा आपका ग्रीन बैक्टीरिया में देखा जाएगा, इसके अलावा आपका ये पर्पल बैक्टीरिया में देखा जाएगा, इनके अंदर ये देखा जाता है। और ये कैसे होते हैं? ये भी कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस हैं। दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस, ये भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन लेस हैं, लेकिन इनके चारों तरफ भी नॉन यूनिट नॉन लिपिड की प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन पाई जाती है।
तो ये पॉइंट हम यहाँ ऐड कर देते हैं। दे आर surrounded by non-unit non-lipid proteinaceous membrane। अब ना यहाँ पर आप डिफरेंस याद रखना। देखो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ भी पढ़ा है, ये स्टेटमेंट हमने गैस वैक्यूल के लिए भी पढ़ा है। फर्क क्या रहेगा? इस केस में यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखे जाएंगे, इस केस में यहाँ पर गैसेस स्टोर रहेंगे। तो ये डिफरेंस होगा इनके अंदर। और ये करते क्या है गैस वैक्यूल? गैस वैक्यूल जो है वो बैक्टीरिया को हार्मफुल गैसेस के एक्शन से, सुनिए, गैस वैक्यूल बैक्टीरिया को हार्मफुल गैसेस के एक्शन से बचाएंगे। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये लिख लीजिए, दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम harmful gases. They protect the bacteria from harmful gases and provide the ability to float ये बैक्टीरिया को फ्लोट करने की एबिलिटी, तैरने की एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा हो गया सेल इनकल्जेंस में सबसे पहला गैस वैक्यूल। दूसरा जो वैक्यूल हम पढ़ेंगे वो रहेगा, या उसे हम फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं या फिर फूड रिजर्व भी कह सकते हैं। तो सेकेंड वन आता है फूड रिजर्व। सेकेंड वन है फूड रिजर्व। यदि जो फूड रिजर्व की बात करें तो ये जनरली देखा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें जो फूड स्टोर होता है वो कौन कौन सा हो सकता है? तो हम ये बोल सकते हैं इन ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में इसे BGA लिखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी दी रिजर्व फूड इज, क्या क्या हो सकता है इसमें? हो सकता है अल्फा ग्रेन्यूल्स, हो सकते हैं, और अल्फा ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर? इसके अलावा इसमें हो सकते हैं बीटा ग्रेन्यूल्स, और जो बीटा ग्रेन्यूल्स हैं ये कहलाते हैं या ये होते हैं लिपिड ग्लोब्यूल। और इसके अलावा इसमें हो सकते हैं साइनोफाइसिन, ये होते हैं आपके प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो इसमें स्टार्च हो सकता है, लिपिड हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया में ये बाकी जो बैक्टीरिया आप देखोगे ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ना स्टार्च नहीं होता, तो उनमें स्टार्च की जगह जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है ग्लाइकोजन। इन बैक्टीरिया starch is absent, इनमें स्टार्च नहीं होता, बट ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट। इनमें ना ग्लाइकोजन लिखा जाता है। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर
स्टार्च देखा जाता है। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया में स्टार्च नहीं होता, बाकी बैक्टीरिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है। इसके अलावा न्यूट्रल फैट भी क्या होते हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये पॉइंट सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही मैंने समझा देते हैं आपको। फैट को अगर समझेंगे, अभी हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे फैट मॉलिक्यूल के बारे में, तो उसमें ना आप अलग अलग तरह के फैट को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वहां पर एक आएगा हमारे पास में न्यूट्रल फैट। तो जो न्यूट्रल फैट है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते, जनरली बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। और जब बैक्टीरिया में न्यूट्रल फैट एब्सेंट है तो बैक्टीरिया में कौन से फैट मॉलिक्यूल रहेंगे, बैक्टीरिया में रहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर देखे जाते हैं। तो ये हम बायोमोलिक्यूल के अंदर कवर करेंगे इस पॉइंट को खाली। तो ये हो गया हमारा फूड रिजर्व। फूड रिजर्व के बाद जो थर्ड हमारे पास आता है इनकल्जन बॉडी के अंदर, पहला हमने पढ़ लिया गैस वैक्यूम, दूसरा हमने पढ़ लिया फूड रिजर्व, और नंबर सी जो है इट इज इनऑर्गेनिक इनकल्जन। और इनऑर्गेनिक का मतलब आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक में क्या रहेंगे आपके, जैसे सल्फर ग्रेन्यूल्स हो गए, आयरन ग्रेन्यूल्स हो गए, आपके मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सारे क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक इनकल्जन्स कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक इनकल्जन्स मींस बैक्टीरिया के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखे जाते हैं। एग्जांपल के लिए इसमें आप देख सकते हो सल्फर ग्रेन्यूल्स, इसके अलावा आयरन ग्रेन्यूल्स। और ये सब क्या करते हैं, ये जितने भी ग्रेन्यूल्स है ना, जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक इनकल्जन्स हैं, ये अलग अलग डाई से कलर हो जाते हैं और अलग अलग कलर शो करेंगे। डिफरेंट डाई से कलर लेकर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। और इनकी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटाक्रोमेटिक, इसलिए इन ग्रेन्यूल्स को हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ ये पॉइंट बोल देते हैं कि दी ability to pick up the different colors with different dyes, ये अलग अलग डाई से अलग अलग कलर शो करते हैं। The ability to pick up different colors with different dyes, hence they are called metachromatic granules, इसलिए इनको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। मेटाक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट डाई के साथ में अलग अलग कलर शो करे। मतलब जब हम उसके ऊपर कोई स्टेन डालेंगे ना, तो जितने हम इसके ऊपर अलग अलग तरह के स्टेन डालेंगे, ये ग्रेन्यूल्स अलग अलग तरह के कलर शो करते रहेंगे। इस इनऑर्गेनिक इनकल्जन्स की वजह से ही जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग डाई से स्टेन हो जाते हैं और बैक्टीरिया अलग अलग तरह के कलर शो करते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटाक्रोमेटिक प्रॉपर्टी, और ऐसे ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो ये बात क्लियर हो गई। ये हमने इसके सेल के अंदर जितने ऑर्गेनली देखे जा रहे थे उन सबको हमने कवर कर दिया है। अब हम बात करेंगे मीजोजोम के बारे में, या हम बोलते हैं कि अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके इनवेजिनेशन या इवेजिनेशन के बारे में बात करेंगे। हमने ये देखा था डायग्राम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ तो बाहर की तरफ फोल्ड हो रहा था, बाहर की तरफ फोल्ड होके बना रहा था, सीलिया बना रहा था, एक आपका पिल्ला बना रहा था, फेम्ब्रे बना रहा था, सीलिया बना रहा था, फ्लैजिला बना रहा था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ भी फोल्ड हो रहा था। अंदर की तरफ जब फोल्ड हो रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या बना रहा था, तो आपका मीजोजोम की फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये जो सारी फोल्डिंग है, कुछ बाहर की तरफ फोल्डिंग होना, अंदर की तरफ फोल्डिंग होना, ये सब कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम समझते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यदि जो हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे या जो हम सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को समझेंगे तो दो तरह का एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन शो करता है। टू टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन। इसमें दो तरह का एक्सटेंशन है। पहला है कि जब ये आउटसाइड फोल्ड होगा, या पहले देख लेते हैं जब ये इनसाइड फोल्ड होगा। इनसाइड फोल्ड होगा तो उसको बोलेंगे इनवेजिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज इनफोल्डिंग। और दूसरा क्या होगा? ये आउटसाइड बाहर की तरफ फोल्ड कर जाएगा तो इसको बोलेंगे इवेजिनेशन, या इसको बोलते हैं आउटफोल्डिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है और आउटफोल्डिंग होती है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, तो ये तो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया ऐसे, अंदर की तरफ फोल्ड होके जो ये स्ट्रक्चर बना इसको बोला गया मीसोजोम। तो इन फोल्डिंग का एग्जांपल क्या है? मीसोजोम। और जो ये बाहर की तरफ फोल्ड हो रहा है तो ये क्या बना रहा है? पिल्ले या फिम्ब्रे और सीलिया या फ्लाजेला। तो इवेजिनेशन से क्या बनता है? इवेजिनेशन से आपका ये जो स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ निकलेगा, दिस इज बेसल बॉडी। तो इसमें क्या सबसे पहले लिखते हैं हम लोग? बेसल बॉडी। और इस ही बेसल बॉडी से डेवलप करता है क्या? सीलिया या फ्लाजेला। और इसके अलावा पिल्ला एंड फिम्ब्रे। तो ये सारे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटफोल्डिंग या फिर इवेजिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका मीसोजोम। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मीसोजोम के बारे में। तो पहले बात करते हैं मीसोजोम की। मीसोजोम, मीसोजोम क्या है? इट इज इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन है मीसोजोम। मीसोजोम की यदि बात करोगे स्ट्रक्चरली यदि देखा जाए तो अभी हमने जो बनाया है स्ट्रक्चर, ये इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। और इस मीसोजोम के ऊपर इसके सरफेस पर राइबोसोम जुड़े हुए रहेंगे। ये हो गया राइबोसोम। और इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं मीसोजोम हैज
रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, हेंस इट हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो ये बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इसमें राइबोसोम देखे जा रहे हैं, इसलिए ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इट हैज राइबोसोम, हेंस इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। और देखो, जब सेल डिवीजन होना होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पर ये बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाता है, इसलिए उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है न्यूक्लियोइड के, और उसके डिवीजन में हेल्प करता है। तो हम ये बोल सकते हैं इट एसोसिएट विद न्यूक्लियोइड ड्यूरिंग cell division and hence it helps in replication of nucleoid। ये न्यूक्लियोइड के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जो न्यूक्लियोइड है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा डॉटर सेल के अंदर। तो हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियोइड इन डॉटर सेल। डॉटर सेल में न्यूक्लियोइड के डीएनए के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है मीसोसोम। तो ये सारी बातें हमने समझ ली मीसोसोम के बारे में। और मीसोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। तो एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है ये, यानी कि प्रोकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया है ये। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम है। रेस्पिरेटरी एंजाइम का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें मीसोसोम के पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए मीसोसोम इसमें क्या करेगा, प्रोकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने का मतलब है, रेस्पिरेशन करने का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करेगा, मीसोसोम करेगा। एटीपी का प्रोडक्शन कौन करेगा, इसमें मीसोसोम करता है। बैक्टीरिया की सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में जो एटीपी बनाता है। तो ये हमने बात कर ली मीसोसोम के बारे में। तो आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन को समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन या आउटफोल्डिंग को समझेंगे। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास मैं नहीं लूंगा, कल होगी आपकी एक्स्ट्रा क्लास। तो कल की क्लास में हम सुबह मिलेंगे तो हम लोग इवेजिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करके रखिए। कल हम पढ़ेंगे इवेजिनेशन, और उसी के साथ हमारा जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल ही हम शुरू कर देंगे सुबह की क्लास में ही यूकैरियोटिक सेल को। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट रहे वो डाउट आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।